अच्छा, ये वाला शिफ्ट देखो। आज हम लोग जो शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, इसमें टोटल आपके 37 क्वेश्चन पूछे गए थे एक सिंगल शिफ्ट में। जैसे कि यहाँ पर आज मैंने मैथ में जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे आज मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है। और मैं अब से कोशिश करूंगा कि जो भी सेट से पेपर सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको मैथ के चैप्टर दिखा दूंगा कि कौन कौन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जिससे आप लोगों को एक हेल्प मिलेगा, आप चीजें समझ सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा ज्यादा, कहाँ से नहीं बन रहा है। और फिर अपने हिसाब से आपको समझ भी आ जाएगा कि किस चीज को आपको पकड़ना है और किस चीज को आपको स्किप करना है। बात समझ रहे हो? तो टोटल आपके ये सभी चैप्टरों से मिला के 37 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस शिफ्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 16 जनवरी का पेपर, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और आज हम लोग का होगा सेट नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा तीनों सेट देख चुके होंगे और मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग ये सीरीज को जरूर से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये सीरीज को जरूर से सभी लोग फॉलो करना, क्योंकि ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज के सेशन को कंटिन्यू करता हूं। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन, और जैसे कि क्वेश्चन मैं कोशिश अपने तरफ से पूरा कर रहा हूं कि आपका बाइलिंगुअल सेशन रख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊं। बात समझ रहे हो? चलिए फिलहाल क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। यहां पर आपको a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान दे रखा है। आपसे पूछा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा, बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका एक डेरिवेटिव है। अगर ये डेरिवेटिव आपने इससे पहले सॉल्व कर रखा होगा तो आप इसको इजीली आंसर बता दोगे विद इन सेकेंड में। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप डी एग्जाम में इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहां पर सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो कि किस फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आगे। जैसे कि यहां पर इसका फॉर्मेट क्या है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c दे रखा है। अब देखो यहां पर a cos थीटा था ना, अब यहां पर मल्टीप्लाई होगा sin थीटा के साथ। a sin थीटा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और b के साथ मल्टीप्लाई होगा cos का, इक्वल टू ये भी मान लो मेरे d के बराबर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव अगर आपने इससे पहले कभी सॉल्व कर रखा होगा तो आपको याद होगा, और जब याद होता तो आप इसका इजीली आंसर बता सकते तब क्या होगा, क्योंकि आपसे इसी का तो मान पूछा था। अगर इसका मान अगर हम लोग डी के बराबर मान लिए हैं तो डी का ही तो केवल वैल्यू बताना ना। तो डी का मान क्या हो जाएगा मेरा, इजिली आप बता सकते थे कि प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी तो वहां चला जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे ग्रुप डी में आपसे किस तरीके से पूछा गया था और आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसको हटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है, यहां पर a cos थीटा है प्लस यहां पर वैल्यू दे सकता है, क्योंकि ए बी सी डी के जगह में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। फॉर्मेट बस केवल आपको समझ में आना चाहिए, और चाहे कैसे भी दे दे आप इजीली बना लोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस 7 sin थीटा इक्वल टू मान लो कुछ भी समथिंग 6 के बराबर। फिर उसी तरीके से यहां पर फिर से साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मान लेते हैं अब 8 के बराबर होगा। तो यही दो इक्वेशन दे देगा और आपसे बोल देगा बताओ भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान आपको बताना रहेगा। तो उस वक्त आप कैसे बनाओगे, तो आपको याद आएगा कि इसका डेरिवेटिव भैया ने बताया था क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यानी ए का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, बस सॉल्व कर लेना। अब आप चाहे आपसे ए पूछे, चाहे बी पूछे, चाहे सी पूछे, चाहे डी पूछे, क्लियर। अब ये कैसे निकल के आया, ये डेरिवेटिव में आप इजीली भी समझ रहे हो। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन है ना, आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और फिर दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर कॉमन हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से 7 भी कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। और जो साथ में जो पॉजिटिव ऊपर में रहेगा, पॉजिटिव क्या रहेगा 2a7 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या रहेगा माइनस में 2a7 कॉस थीटा साइन थीटा, तो वो तो कट ही जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये मेरा रिजल्ट बस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप इजिली बना सकते हो। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये चीज अब सभी लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से होता है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
और अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से। यहाँ पर बोला था निम्नलिखित बटन का मध्य दे रखा था, आपसे पूछा था इसमें अनुपस्थिति बारंबारता पी का मान बताओ क्या होगा। यानी ये आपको इसका पी का वैल्यू पूछा था आपसे। तो सबसे पहले देखो ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में बहुत रेयर क्वेश्चन को रेयर में ही ग्रुप डेटा से क्वेश्चन बनता है। हालांकि यहाँ पर मध्य पूछा है तो मध्य में तो कोई टेंशन है ही नहीं। फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ ये एक्स और एफ दे रखा है तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6 गुना 3 18 हो जाएगा, 8 8 5 40 हो जाएगा, 15 सतह 105 हो जाएगा, 9p हो जाएगा, और प्लस 11 8 88 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 8 से 14 29 37 और 41 यानी 41 प्लस p। यही तो मेरा मध्य के बराबर होगा, जो कि मेरे को पहले से क्वेश्चन में दे रखा था 8 के बराबर है। अब आप यहाँ से p का वैल्यू नहीं निकालोगे, आसानी से निकाल सकते हो। 105 और 40 155 मतलब 45 हो गया ना, 145, और ये आपका क्या जाएगा 53 63 163 यहाँ हो गया, और 8 और 5 13 और 14 ये हो गया 140, यानी कितना हो जाएगा मेरा 303। यानी ये हो गया 303 प्लस 9p हो जाएगा, क्योंकि 9p भी ध्यान देना, और यहाँ पर हो जाएगा 8 8 चौके 32, और ये हो जाएगा 8p। ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा p, ये 303 वहाँ जाएगा तो क्या बच जाएगा 25। यानी यही होगा मेरा p का मान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन तो वायरल क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार रगड़ रगड़ के पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर आपको इसका मान बताना था, तो हम 5 को नीचे ले आते हैं, और आपको पता है टेन थीटा का जगह पे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 4/5 के बराबर हो जाएगा। आपसे इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप साइन थीटा का जगह पे पुट कर दो 4 और कॉस थीटा का जगह पे पुट कर दो 5, सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 3 15, 5 चौके 20 प्लस है, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉस 5 2 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 5 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी ट्राई करो। ये x दे रखा y दे रखा और आपसे इसका मान पूछा है। अब बताओ इसका जल्दी से आंसर बताओ, सेकंड में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3 3 का 7 7 से 4 जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विद इन सेकेंडों में बताओगे। ये बताओ ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है कि नहीं समझाया, बड़ी अच्छे से ध्यान से देखो। x और y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ही वैल्यू है। आप इसमें अलजेब्रा का मेथड आराम से यूज कर सकते हो, मतलब बड़ी इजीली कर सकते हो। वो भी मैंने आपको समझा रखा है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y के बराबर है। अब आपका नजरिया अगर अच्छा है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे कि ये वाला पहले वैल्यू अगर उनको निकालना है ना, तो इसका मतलब भाई मेरे को x² प्लस 1/x² का ही मान बताना है। तो अब आप इसको अलजेब्रा में नहीं सॉल्व कर लोगे, जब आपको x प्लस 1/x का वैल्यू जब पता चल जाए तो। अब पता क्या चल जाए, ये वैल्यू भी कोई बड़ा वैल्यू थोड़ी है, दोनों x प्लस वाई को जोड़ दो ना, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा √5 का 5 5 और 1 6 6 का डबल 12, वो तो कट जाएगा 12, नीचे क्या हो जाएगा 5 से एक जाएगा 4, 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, यानी इसका 3 के बराबर आएगा। अब आप यहाँ से यहाँ नहीं जानते हो कैसे हो कि मतलब करते हैं हम लोग, स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 4 खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ आया होगा। अब एग्जाम में आपसे मान लो यार टिपिकल बनाने के लिए, थोड़ा देर के लिए मान लो क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, अगर ये चीज़ इसी तरीके से देखे यहाँ पर पूछने के लिए आपसे ऐसे दे देगा तो आप क्या घबरा जाओगे, मेरा बात सवाल का जवाब दो, तब तो आप बैठ गए करते करते रह जाओगे। बोलो अगर आपसे बोल देगा इतना का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, बैठ जाओगे एक्स वाई का सब निकालने लगे तो। मगर जब चीजें समझ जाओगे कि भाई ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम आसानी से x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ इसका भी मान निकाल सकते हो, फिर इतना तो सॉल्व करना कर ही सकते हो आसानी से। समझे। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ज्योमेट्री से। यहाँ पर नीचे दिए गए ट्रायंगल KMN PQMN का समांतर है, KP PM का रेशियो दे रखा है, KN दे रखा है, और आपसे KQ का मान पूछा है। ध्यान से देखो ये ट्रायंगल जो दिख रहा होगा ये P और ये Q है, यानी KP का मान और PM का रेशियो दे रखा है, ये 4 और ये आपका 13 का रेशियो दे रखा है। आपको KN का भी मान दे रखा है, यानी इतना का मान दे रखा है, कितना 20.4 दे रखा है। आपसे पूछा क्या था
के क्यू, अच्छा ये वाला एक्स पूछ रहा, तो डायरेक्ट आप थेल्स थ्योरम पूछ रहा है, थेल्स थ्योरम पर बेस क्वेश्चन है, वो भी बेसिक सा थेल्स थ्योरम आपको पता होगा। अगर ये पी क्यू अगर मेरा पैरेलल है एम एन का, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका किसका, के एम का, और के एन का मिड पॉइंट होगा। तो सिंपली आपको पता है, अगर मेरे को ये दे रखा है तो आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, यानी मैं कह सकता हूँ कि के पी बाई के एम का रेशियो जो होगा वो सेम रेशियो के क्यू और के एन के बराबर होगा। तो बस सॉल्व करो यार, केपी का मान कितना था 4, के एम का मान कितना हो जाएगा 13 और 4 17 हो जाएगा, इक्वल टू के क्यू मेरे को निकालना है एक्स, और के एन आपको दे रखा था कितना 20.4, ये 17 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो नीचे से काटेंगे तो कितना, 17 कम 17 और 17 दो 34, यानी 12 वहाँ से चला जाएगा तो क्या 12 चौका 48, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी बताओ। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 के पावर में 61 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। ये नंबर इसी तरीके से और बड़ा भी दिया जा सकता है, बात समझ रहे हो। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 5 जोड़ लेंगे तो 5 और 21 और 64 85, यानी क्या निकल के आ गया मेरा 4 के पावर में 61 इंटू 85। अब देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, तो क्या 11 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो देखोगे नहीं कभी नहीं डिवाइड हो सकता। 10 से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 10 में आप ध्यान से देखो ये 5 गुना 2 10 होता है, 5 से हम इसको काट सकते हैं, और 2 से आपको पता है ये 4 अगर हम एक ही 4 लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यानी ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका 10 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से। अब यहाँ पर क्या बोला, यदि द्विघात बहुपद को शून्यों का वर्गों का योग दे रखा है तो के का मान बताओ क्या होगा। यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40 गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं ये द्विघात समीकरण है, अगर मैं मान लूँ कि इसका रूट एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसका 2 शून्य एक अल्फा और एक बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, शून्यों को वर्गों का योग दे रखा था, यानी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा था कितना 40 के बराबर। अब आप जानते हो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, क्योंकि ये समीकरण है तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -8, तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 बटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है 1, यानी ये इसके बराबर होगा। उसी तरीके से ये सम ऑफ रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, तो सी का जगह यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट क्या है के, और ए की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, यानी ये के का के ही हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो आपसे क्या पूछा था, के का ही तो मान पूछा था, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। अब आप यहाँ से अलजेब्रा का मेथड यूज़ करके नहीं बना लोगे आसानी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास पहले से निकल के आ गया, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जगह पे के लिख सकते हो, और के का ही तो मान बताना है। सॉल्व करोगे तो 24 और 2 से काट देंगे तो 12, यही यानी के का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल का फिर से है। यहाँ पर क्या बोला, यदि बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने पर ए एक्स प्लस बी शेष बचता है तो ए और बी का मान बताओ क्या होगा। यानी कोई एक पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो मेरे को रिमाइंडर के तौर पर ये मिल रहा है, तो आपसे वही पूछा है कि बताओ ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवाइड करने आता होगा, और मैंने ये सब चीज़ बहुत पहले कई बार बताया, और मैं यही मान के भी चलता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो सब मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक से आराम से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये मेरा बहुपद क्या था 3x स्क्वायर, इसी से डिवाइड करना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखता हूँ ताकि यहाँ पर अगर आपने कभी इससे पहले बनाया होगा तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। बात बाकी अगर आपने कभी इससे पहले कभी देखा ना, कभी ना समझा ना, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब थोड़ा बहुत पता होगा।
ये नंबर क्या था आपका 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x, और ये प्लस 7 भी है, ठीक है, ध्यान देना 7 भी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अपने से, अब यहाँ से अब डिवाइड करना है, यही तो डिवाइड करना है ना, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉसेंट हम पहले मान लेते हैं मेरा 2x², ठीक है, ये कॉसेंट मान लेते हैं 2x², तो 2x² से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x⁴ प्लस फिर से गुना करेंगे तो 2 गुना 4 यानी 8x³ हो जाएगा, यानी ये 8x³ हो गया, और 2x² का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आपका 2x² आ जाएगा। अब साइन कन्वेंशन से प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यानी ये ऐसे कैंसिल हो गया, यानी 17 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x² प्लस 21x और प्लस 7 भी था, ध्यान दीजिएगा। अब कॉसेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, अब कॉसेंट किससे लेंगे 5 से ले लेते हैं, क्योंकि 5 से मेरा काम अब बन जाने वाला है, तो 5 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15x², फिर यहाँ पर 5 चौके 20x हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से साइन कन्वेंशन से प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यानी ये भी खत्म, और ये 21 से 20 जाएगा, ये x हो जाएगा, और 7 से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आया, ये देखो x+2, अब मेरे को यही चाहिए भी था, मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आया x+2, मैं हटाता हूँ सबको, मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आया था x+2, जो कि किसके बराबर था ax + b के बराबर होगा, तो यहाँ आप कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा b का वैल्यू 2 होगा और a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यही तो आपको बताना था, यानी a का मान 1 b का मान 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस नंबर में घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी आपको एक छोटा से छोटा नंबर बताना है जो इसको इस नंबर में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, यही आपको बताना है। ध्यान देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, ध्यान देना 327 है, 327, अगर आप 327 को ही कंसिडर करोगे तो 327 से कम कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 324 होता है, तो 324 18 का स्क्वायर होता है, चूंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना चाहिए 0 0 0, क्योंकि 327 में सिर्फ 3 घटेगा तो 324 हो जाएगा, तो यानी 3 4 5 और 3, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बोला था वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3 4 5 है और उनका HCF भी दे रखा है आपको। अब वो नंबर मान लो अगर इस रेशियो में है, ठीक है, 3x 4x और ये 5x, आपको तो पता होगा अगर ये नंबर इस रेशियो में है या फिर कोई नंबर अगर 3x 4x 5x है, तो यही x मेरा क्या होता है HCF होता है ना, यानी यही तो x मेरा क्या होता है HCF के बराबर होता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि x का ही वैल्यू आपको दे रखा है 7 के बराबर। अब आप यहाँ से नंबर नहीं बता दोगे, यानी 7 या 21 7 चौके 28 और 7 5 35, ये नंबर बस यही है 21 28 35, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये पूछा था, अब ये भी क्वेश्चन फिर से देखो, ये स्टैटिस्टिक्स से है, सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स से, जो कि देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको फिर से अब यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको मध्य निकालना है, क्लियर है, तो यहाँ पर अब मध्य अब आपको निकालना है, तो मध्य अब अपने यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, समेशन अब क्या होता है f × x और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप हो सके तो आप अगर आप डेविएशन मेथड यूज़ करोगे तो भी आप बना लोगे, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो थोड़ा सा 2 का डिफरेंस में है, तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज ना हो तो फिर आप बना लोगे, वरना फिर आप ऐसे ही बनाओ जैसे आप बनाते हो, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी एक काम करना, ये वाला का आंसर मुझे आप ही लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्या इसका मध्य होगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज़, आपको इसका वैल्यू बताना है, बस वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर केवल देखो सारा में अगर आप वैल्यू देखोगे ना 16807, सब में देखो ये वैल्यू, जीरो को अगर आप इग्नोर करते हो तो यहाँ पर सारा खेला जो है वो पॉइंट का ही खेला है, बस पॉइंट का ही खेला में आपको समझना है। तो देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यानी मेरा जो भी वैल्यूज आता टोटल कितना डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, होना चाहिए था। अब ध्यान से देखो, एक जीरो मेरा यहाँ पर सेपरेट है, यानी पॉइंट के बाद मेरा 5 डिजिट एटलीस्ट होना ही चाहिए,
पॉइंट के बाद 5 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट मेरे को सिर्फ यही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, समझ गए? चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, यदि क्रमश 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा बताएं क्या होगा। यानी सिंपली क्या बोला है कि कोई 3 क्यूब है जिसको पिघलाकर एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, और आपसे उसी बड़े क्यूब का साइड पूछा है, यानी एज पूछा है, तो बताओ क्या होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कभी भी कोई भी चीज़ को जब हम लोग मेल्ट करके किसी भी आकार में बदलते हैं तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर अगर 3 क्यूब को अगर पिघला कर एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो तीनों क्यूब का वॉल्यूम होगा वो बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बस अब ये तीनों का वॉल्यूम को सम निकाल लेते हैं, तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। इन तीनों का वॉल्यूम का सम किसके बराबर होगा, जो बड़ा सा घन बनेगा उसका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर मैं बड़ा सा वॉल्यूम का भुजा अगर मैं मान लूँ कि ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 216 इक्वल टू ए क्यूब, तो ए का मान मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। यानी किसी नंबर को 280 से डिविजिबल करने से आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 73 मिल रहा है। सेम नंबर को, ठीक है ध्यान से देखिएगा, सेम नंबर को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, वही आपसे पूछा गया। तो देखो पहले केस में मेरे को अगर रिमाइंडर 73 मिला है ना, सेम नंबर से डिविजिबल करना है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो, 35 से डिवाइड कर दो इसी नंबर को। तो 35 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा, 35 2 70, यानी 3 रिमाइंडर मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन पांचों संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता है। यानी वह छोटा से छोटा नंबर आपको बताना है जिनको आप इन पांचों नंबर से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको हर एक केस में रिमाइंडर 3 ही बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो पहले तो आप इन पांचों का एलसीएम निकाल लोगे। तो आपको पता है ये एलसीएम होता है क्या है, एलसीएम होता है वो छोटा सा छोटा संख्या जिनको आप इन पांचों से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। मगर क्वेश्चन ने बोला था कि प्रत्येक मामला में रिमाइंडर आपका 3 बचना चाहिए, तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, इसमें हम जब 3 जोड़ देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप एलसीएम निकाल सकते हो, तो ये ध्यान से देखो, 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। 25 को जब हम इंक्लूड करेंगे तो 5 इसके अंदर फैक्टर मिल गया, यानी 5 का केवल और गुना हो जाएगा, यानी ये हो गया मेरा 300 एलसीएम। 16 अभी भी बचा है, 16 में 4 आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो 4 का गुना केवल और होगा, यानी 1200 इसका एलसीएम होगा, 3 इसमें ऐड कर देंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपली अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 का, रेट दे रखा है 4% का, समय दे रखा है 1 साल के लिए, मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो फाइंड करने बोला है वो आपको हाफ ईयरली बेस्ड पर बोला है निकालने के लिए, यानी अर्धवार्षिक के तौर पर गणना करना है। तो जब आपको अर्धवार्षिक के तौर पे गणना करना है तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, रेट को आधा कर लेंगे, यानी जो नया रेट बन के आ जाएगा वो 2% का बन के आ जाएगा, समय का डबल हो जाएगा, यानी समय हो गया अब 2 सालों के लिए। अब आप जैसे निकालते हो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे निकाल लो। तो 2% से अगर हम 2 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो सक्सेसिव से मेरा क्या हो जाएगा, 4.04%, यानी यही मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो यही तो मेरा ब्याज होगा ना प्रिंसिपल का, तो इतना परसेंट निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना परसेंट निकालेंगे तो 2 जीरो पहले ही हटा लेते हैं, यानी 150 गुना 4.04, तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुना 40.4 हो जाएगा। अब इसको हम डबल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20.2, फिर से 0 हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 202 गुना 3 कितना हो जाएगा, 606 रुपये इसका टोटल ब्याज होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है जिसमें से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबाया जाता है, इसे डुबाने पर बेलन के पानी का स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होती है, वही आपको बताना है।
तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी इस कुछ शिफ्ट में कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद हो तो। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट में आपको यही समझना है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी आकार का कोई भी चीज़ अगर हो, जैसे कि यहाँ पर आपका सिलेंडर था, यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ अगर आप इसमें डुबाते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट में यही बोला जाता है या बोलते हैं कि इसका पानी का स्तर कितना भी हो, अगर आप कोई भी चीज़ इसमें डुबाया गया हो, जैसे कि यहाँ पर घन डुबाया गया, ठीक है, तो इसका जो भी स्तर बढ़ता है ना, मान लो पानी का स्तर इतना बढ़ेगा, तो इसका जितना भी पानी का स्तर बढ़ेगा ना, ये इतना दूर तक का जो भी वॉल्यूम होगा ना, वो उसी घन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है आपका। जैसे कि अगर यहाँ पर घन डुबाया जा रहा है, तो घन डुबाने के बाद जो भी पानी का इंक्रीमेंट होगा, स्तर जो भी बढ़ेगा, उसका जो वॉल्यूम, जितने दूर तक का वॉल्यूम होगा ना, वो उसी घन के बराबर होता है। यही बस, क्लियर। अब मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि पानी का स्तर कितना था। बात समझ रहे हो? आपसे तो पूछा केवल कितना पानी का स्तर बढ़ेगा, ये आपसे पूछा है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये घन है, तो घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8 × 8 × 8। क्लियर। पाई का मान हमको ये यूज करना है, तो 3.142, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर कितना हो जाएगा? ये डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा? 10 × 10। एच मेरा निकालना है मेरे को। एच मेरा वही होगा पानी का जो हाइट बढ़ेगा। मेरे को ये एच से तो कोई मतलब ही नहीं है, पानी का हमको क्या मतलब है? हमको तो जितना पानी बढ़ा है वही आपको केवल बताना है। बात समझ रहे हो? तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर आप देख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा, और ये आपका अगर 100 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 314.2 इंटू हाइट। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन का अगर हेल्प थोड़ा सा लेंगे तो ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, और ना ये कभी इसका आंसर हो सकता है। बोलो क्लियर है? अब आप देख रहे हो कि भाई इसका आधा भी करोगे, 314 का आधा कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। 314 का 150, 157। आप इतना भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 7 और 3 4, यानी अभी भी देखो ये 471 हो रहा है। यानी ये भी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये भी सभी लोगों को समझ आया होगा। तो इतना कि स्तर पानी बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन का हिंदी में मैंने शायद लगता है करना भूल गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला था, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे एट सेम लेवल एज द फुट ऑफ अ टावर। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वर वाचिंग द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। यानी सिंपली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक लड़का है जिसका हाइट आपको दे रखा है 1.5 मीटर का टॉल है। वो उन्नयन कोण, मतलब एक कोई टावर को देख रहा है जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है टावर के टॉप से, कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। यानी ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। वो लड़का टावर से कितने दूर के बीच में डिस्टेंस में है, ये भी आपको दे रखा 28.5 मीटर का दूरी है। आपसे सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा क्वेश्चन में, बताओ कि टावर का हाइट कितना है। अब आप आसानी से जानते हो यार, ये अगर इतना दूर है तो यहाँ का भी, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? 1.5 होगा। यानी अभी भी मेरे को टावर का इतना हाइट का ज़रूरत है। तो आप तो जानते हो ना यार, ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। तो ये अगर 45 डिग्री है तो इसका सामने वाला, देखो मेरे को कौन सा चाहिए? मेरे को इसका हाइट चाहिए ना, ध्यान से देखो, इसका हाइट चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि अगर मेरा ये वाला हाइट 90 डिग्री अगर है, मेरे को निकालना क्या? ये वाला, यानी 45 डिग्री के सामने वाला भुजा निकालना है। मेरे पास ये वाला है, तो ये वाला है, यानी ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का वैल्यू दे रखा है। तो भाई ये अगर 28.5 है तो ये भी तो 28.5 ही होगा ना। बात खत्म, सीधा सीधा। तो ये 28.5 और ये 1.5, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? मेरा टावर का हाइट 30 मीटर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश की गई राशि किसी धनराशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा? बताओ। यानी सिंपली आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि भाई जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा साधारण ब्याज में, बोला है ना। साधारण ब्याज में क्या बोला है? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश की गई राशि, यानी कोई प्रिंसिपल होगा जिस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो 15 साल बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल का 3/4 है। यानी अगर प्रिंसिपल अगर पी है ना, या फिर आप 4p मान लो प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3p मिल रहा है इंटरेस्ट।
तो वही पूछा है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो साधारण ब्याज में जानते हो, अगर 15 साल के लिए अगर मैं यहाँ पर समझो, पहले तो देख लो ये, इसको आप हटाओ, ये 3/4 हो गया। 3/4 मतलब समझ रहे हो, टोटल 75% आपका ब्याज मिला है। अब यही तो 75% किसके बराबर होगा, 15 साल गुना जितना भी आपका समय लगा होगा। यानी अगर मेरे को सॉरी 15 साल है तो जितना भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तो इसी को जब आप सॉल्व करोगे कि यही तो मेरे को देता है ना, तो 15 से काटेंगे 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना लगा है, 5% का ही लगा होगा। तभी तो 15 पचा 75 और 75% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है टोटल। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन बस देखने में लंबा है, बाकी समझ जाओगे तो बना लोगे। यहाँ पर क्या बोला है कि एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, यानी पेज है। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक को 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इसे पुस्तक को 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय है, जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में दोगुना समय लगता है। तो उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य को पूरा करेगा, ये भी आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला गया और आप लोग समझ भी गए होंगे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर कोई बुक में टोटल अगर 250 पेज है, जिसमें से बोला है कि ए 1 घंटा में 6 पेज पढ़ता है, तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि ए को पूरा समय लगता कितना पढ़ने में। तो सीधा सीधा हिसाब है कि अगर 250 पेज को पढ़ना है, अगर अगर 1 घंटा में अगर 6 पेज पढ़ रहा है, अगर 1 घंटा में, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि ए जो है वो 1 घंटा में कितना पेज पढ़ सकता है, 6 पेज पढ़ सकता है। तो आपको पढ़ना कितना है, आपको पूरा पढ़ना है 250 पेज पढ़ना है। तो मेरा को 250 पेज अगर हमको पढ़ना है तो टोटल इसमें को उसको समय कितना लगेगा, 250/6, यानी उतना घंटा उसको लगेगा। 250/6 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 125/3, यानी इतना घंटा लगेगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 123/3 और 2/3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर मेरा बन गया 41 घंटा और ये 2/3 है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, यानी ये मेरा आ गया 41 घंटा 40 मिनट। क्लियर है सभी को। यानी ए का निकल के आ गया कि ए जो है वो पूरा बुक को पढ़ने में कितना समय लगाएगा, 41 घंटा प्लस कितना था आपका 2/3, यानी 40 मिनट। क्लियर है। मगर बी के बारे क्या बोला था कि जो बी है वो 1 घंटा में 8 पेज पढ़ता है, ठीक है। साथ ही साथ एक बीच में कंडीशन क्या डाल दिया था कि इस बुक में 72 पेज, मतलब कि 2 चैप्टर का टोटल 72 पेज ऐसे हैं जिन्हें बी को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, और वो उसको पूरा पढ़ने में, उन पृष्ठों को पढ़ने में दोगुना समय लगा लेता है। तो अब आपको बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 250 पेज में अगर हम 72 पेज को पहले ही अगर हम हटा दे तो मेरा कितना पेज बच जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8, 14 से 7 जाएगा 7, और ये आपका हो गया 1, यानी 178 पेज तो वो बहुत आराम से पढ़ेगा। आराम से मतलब क्या, जो रेट से आपको दे रखा था कि वो 1 घंटे में अगर 8 पेज पढ़ पाएगा, तो 178 पेज को पढ़ने में कि वो कितना समय लगाएगा, पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना मेरा, 8 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 160 भी लिख सकते हैं, 176 भी लिख सकते हैं, यानी 176/8 लिख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/8। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा आ गया यहाँ पर कितना, ये मेरा आ गया आपका 22 घंटा। 2/4 बोले तो 1/4 होता है, 1/4 को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए। जब चीज़ें समझोगे तो आपको इतना दूर तक करने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। तो ये 178 पेज को पढ़ने में कितना समय लगाया, 22 घंटा 15 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 22 घंटा 15 मिनट। अब मेरा सवाल का जवाब दो। अब ये 72 पेज को भी तो पढ़ना है ना, तो 72 पेज को अब किस रेट से पढ़ेगा, तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि उसको डबल समय लग रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि अब वो 1 घंटा में 4 पेज करके पढ़ेगा। तो 1 घंटा में जब 4 पेज करके पढ़ेगा तो ये 72 पेज को पढ़ने में कितना समय लगाएगा, 18 घंटा का समय लगाएगा। यानी ये 22 घंटा 15 मिनट यहाँ और 18 घंटा और जोड़ दो, यानी टोटल कितना हो गया, 40 घंटा प्लस 15 मिनट।
अब बोलो समझ आया, यानी बी को इतना टोटल समय लगने वाला है। आपसे क्या पूछा था, सबसे पहले कौन पढ़ लेगा, सबसे पहले कौन ये पूरा बुक पढ़ पाएगा, तो पहले व्यक्ति बी पढ़ पाएगा, यानी व्यक्ति बी के, यानी ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 और 3। कितने जल्दी पढ़ पाएगा, तो ये 41 घंटा 40 मिनट में पढ़ रहा था और ये 40 घंटा 15 मिनट में पढ़ रहा था, यानी अभी भी उससे 1 घंटा 25 मिनट में वो जल्दी पढ़ पा रहा है, यानी व्यक्ति बी पढ़ेगा सबसे पहले और वो भी 1 घंटा 25 मिनट से उसको मात देगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो कि 1.75 जीबी का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्त को साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति है 2 MB पर सेकंड। तो इस फाइल को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है 1 GB में 1000 MB होता है, तो 1.75 GB है, यानी टोटल अगर MB में बात करें तो कितना हो जाएगा, आपका 1750 MB हो जाएगा, 1750 MB हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 1750 MB हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में तो बोल रखा था ना कि फिल्म ट्रांसफर हो रहा है वो 2 MB पर सेकेंड हो रहा है, तो 2 MB पर सेकेंड हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 2 MB का ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में। तो हमको ट्रांसफर कितना करना है, 1750 MB ट्रांसफर करना है, तो आपको पता चल जाएगा, यानी 1 MB कितने समय ले रहा है ट्रांसफर होने में, 1 MB का समय कितना लग रहा है, आधा सेकेंड लग रहा है, 1 MB का आधा सेकेंड लग रहा है, तो सीधा सीधा आपको कितना ट्रांसफ़र करना है, 1750 ट्रांसफ़र करना है। सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 2 16, 8 2 16 और 7 2 14, ये यानी 875 सेकेंड होगा। ध्यान दीजिएगा, 875 सेकेंड है, ये मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 14 गुना 6 कितना होता है, 14 गुना 6 840, यानी 14 मिनट तो हो गई, 840 था, तो यानी अभी भी आपके पास कितना है, 35, यानी 14 मिनट 35 सेकंड का समय लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर। अब आप समझ सकते हो 20% लार्जर नंबर है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी मैं सिंपली समझ सकता हूँ कि ये मेरा बड़ा संख्या होगा। कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ कि अगर ये मेरा 5 अगर बड़ा संख्या है, तो बड़े संख्या और छोटे संख्या का बीच में जो अंतर है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। यही ना बोला है, दो संख्या का अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये मेरा बड़ा संख्या है तो छोटा संख्या मेरा बताओ तो कितना होगा। तो आपको पता चल गया है, बड़ा संख्या अगर 5 यूनिट है तो छोटा संख्या क्या होगा, 4 यूनिट होगा, तभी तो इनका डिफरेंस 1 यूनिट जो कि इसके बराबर है। तो यही 4 का वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या यानी 50, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है 8 लड़कियों को उस कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा बताओ। तो जैसा चाहो वैसा सॉल्व करो, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो 8 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स को कितने समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। यहाँ पर 2 बॉयज और ये 7 गर्ल्स को कितने समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, तो 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 3 3 9, यहाँ 4 2 8, यानी आपका क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। 5 3 15 और यहाँ पर क्या, 7 चौके 28। ध्यान दीजिएगा, 7 चौके 28 और ये 15, तो 15 और 28 यानी कितना हो गया, 13 हो गया। यानी मैं आपको बताना है यहाँ से मेरे को क्या निकल के पता चल गया कि एक बॉयज 13 गर्ल्स के बराबर है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जो उनका लड़का लड़कियां का जो काम करने की जो क्षमता होगी वो इसी रेशियो में होगा कि एक बॉयज अगर 13 काम करेगा तो एक गर्ल्स आपका 1 काम करेगी, 1 यूनिट। मेरे से क्या पूछा था, 8 लड़की अगर उसी कार्य को करेगी तो कितना दिन का समय लगाएगी। अब आप जैसा चाहो वैसा बना लो, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। आपको पता चल ही गया है कि एक बॉयज 13 गर्ल्स के बराबर होता है, तो किसी को भी किसी में भी चेंज कर लो। हमसे 8 लड़कियां के बारे में पूछा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, गर्ल्स में ही चेंज कर लेता हूँ, तो किसी को भी पकड़ सकते हो। अगर ये 3 बॉयज है, एक बॉयज 13 गर्ल्स के बराबर है, तो 3 गर्ल्स कितने बॉयज के बराबर होगा, यानी अगर 3 बॉयज की बात करें तो कितने गर्ल्स के बराबर होगा, 39।
39 और ये 5, 44 यानी 44 गर्ल्स 6 दिन में काम कर सकती है। तो आपसे पूछा था 8 लड़कियां कितने दिन में काम करेगी, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा ना। तो 4, 2 से काटेंगे 4, ये 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, 11 11 गुना 3 33, यानी 33 लड़कियों की जरूरत होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 33 दिन लगेंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक गांव में कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या हो गई है 4500। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी बताओ सिंपली। तो आप यहाँ पर नॉर्मली एलिगेशन रूल लगा सकते हो, एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। आपको पता चल गया कि पहले जनसंख्या 4000 था, बाद में कितना हो गया 4500 हो गया, यानी 500 का बढ़ोतरी हो रहा है ना, कितने पर से 4000 पर से। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये परसेंट के टर्म में आप मुझे बताओ कि ये कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, तो आप बोलोगे कितना 12.5% का बढ़ोतरी हुआ है, यही ना। यानी मैं कह सकता हूं इसमें जो महिला और पुरुष की जो बढ़ोतरी हुई 12.5% का बढ़ोतरी हुआ है। तो बस अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। आपको पता है ये मैं मान लेता हूं कि पुरुष यानी ये मेन हो गया, ये फीमेल हो गया। क्वेश्चन में पहले बोल रखा था कि मेल 10% की बढ़ोतरी हो रही है और फीमेल ने 20% की बढ़ोतरी हो रही है, और ओवरऑल कितना का बढ़ोतरी हुआ 12.5% का। तो बस निकाल लो, यानी मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25 से काटेंगे तो ये 1 और ये 3। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस वक्त यानी जो पहले जनसंख्या थी वो 3 और 1 के अनुपात में पहले जनसंख्या थी। यानी पहले जो पुरुष और महिला का जो रेशियो था वो 3:1 का रेशियो था। तो आपसे पूछा था कि पुरुष का संख्या बताओ कितना है, तो 3 और 1 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 4000 के बराबर होगा। तो आप मेरे को बताओ अगर तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 4000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1000 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो पहले पुरुष की संख्या होगी वो कितना होगा 3 यूनिट, यानी 3000, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये था आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करना था, एक्स का मान आपको बताना था। ध्यान से देखो ये क्या है, एक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। 0.3333 दे रखा है, तो 0.33 की जगह पे हम फ्रैक्शन में 1/3 भी लिख सकते हैं। 0.25 बोले तो 1/4। ये देखो 0.49 है, यानी मैं 0.5 भी बोल सकता हूँ अप्रोक्स में, अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्स में आधा है, तो आधा का मतलब आधा होता है। 0.125 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। यही तो चीज़ आपको सॉल्व करना था ना क्वेश्चन में, और कुछ था क्या, नहीं था ना, यही तो था। 8 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और कुछ कट रहा तो काट दो, 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी बचा मेरे पास सिर्फ 1/8, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में लेंदी है, बाद बाकी अगर आप चीज़ें समझ लोगे तो फिर आप इसको भी बना सकते हो, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आप हिंदी वाले लोग जितने भी ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी, अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से बना लोगे। चलो ठीक है, अब चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आसानी से बना लोगे। यहाँ पर क्या बोला, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट है XYZ जिसमें 50,000 वोटर है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। क्लियर यहाँ तक। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। आगे क्या बोला है कि दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरा शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट मिले बताओ। यानी आप क्वेश्चन समझ चुके हो। यहाँ पर नॉर्मली क्या बोला, ए और बी आपका इलेक्शन लड़ा है, जिसमें से बोल रखा है कि बी को पूरा शहरी वोट मिला है जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाता का समर्थन प्राप्त हुआ है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा में डाला जो ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी थे। अब आपको पता है अगर टोटल मेरे 50,000 मतदाता है, सबसे पहले देखो टोटल मेरे कितने वोटर है 50,000 है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि भाई अर्बन एरिया यानी जो शहरी क्षेत्र है उसमें 20% मतदाता थे, यानी 20% बोले तो 10,000 यानी 10K लिख लेता हूँ। रूरल में कितने थे? 40,000। फिर क्या बोला था, मगर 25% चुनाव के समय में 25% मतदाता शहर चले जाते हैं। तो ये 40% में से जब अगर 40,000 में अगर 25% निकालोगे तो यानी 10,000 मतदाता आपका निकल जाएंगे। यानी अब यहाँ आपके 10,000 मतदाता चले गए। यानी अर्बन में कितने हो गए? अब 20,000 हो गए। और रूरल में कितने हो गए आपके? 30,000 हो गए। बोलो क्लियर है सभी को? यानी मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर अर्बन और रूरल, यानी अर्बन और रूरल के बीच में जो अनुपात निकल के आ रहा है वोटरों का, वो कितना निकल के आ रहा है? 2 और 3 का अनुपात निकल के आ रहा है। बोलो क्लियर है सभी को? यह चीज सभी लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? यानी अर्बन में 2 और आपका रूरल में 3 के अनुपात में आपका वोटर्स है। अब मेरा क्वेश्चन में सबसे पहले 3 लोगों को, मतलब 2 लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ है, तीसरा एक नोटा है जिसमें आपको तीनों को बताना है किसको कितना कितना वोट मिला है। तो नोटा के बारे तो पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि उन मतदाताओं ने अपना नोटा पर वोट डाला जो ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी थे। तो यहाँ तो सभी लोग वोट डाल रहे हैं। क्वेश्चन में तो यहाँ पर हिंट में आपको दे रखा था ना कि 60% ईमानदार है और 70% मेहनती है और 35% तो ऐसे है जो ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी है। तो इसका मतलब 35% वोट तो ऐसे डाले गए होंगे जो नोटा को डाल दिए गए होंगे। यानी 50,000 का जब आप 35% निकालोगे तो 17,500 वोट तो पहले ही निकल जाएगा जो नोटा को जा चुका है। तो इसका मतलब नोटा का वोट आपने निकाल लिया कि 17,500 वोट आपका नोटा का है। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो मेरे को कुछ भी काम नहीं चल पाया यहां से। अब 17,500 वोट अगर नोटा को डाला गया है तो बचा वोट आपके पास अब कितना? 32,500 वोट डाला बच गया आपके पास। अब यही 32,000 वोट में आपको रूरल और अर्बन का वोट डाला गया होगा। क्वेश्चन में तो पहले ही बोल रखा था कि उम्मीदवार बी को पूरा का पूरा शहरी वोट मिला, यानी पूरे शहरी वोट मिले हैं। तो अब 32,500 का अगर मैं आपको बताया था कि जो अर्बन और रूरल का जो था वो क्या था, 2:3 रेशियो में आपके वोटर्स है। तो 2:3 की अगर बात करेंगे तो इसी 32,500 में अगर हम निकालेंगे 3, 2, 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा? 32,500 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,500 के बराबर हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 13,000 के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो बी उम्मीदवार होगा उसको पूरा 13 का 13,000 वोट मिला होगा। यानी अब ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो यानी यहाँ पर बी उम्मीदवार आया जो कि मेरे को 13,000 वोट मिला है। अब जो बचा 19,500 वोट वो कौन लिया होगा? ए उम्मीदवार को मिला होगा, ग्रामीण का वोट। यानी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो इतना कुछ करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है आपका, इसको जल्दी से ट्राई करो। PQR एक कार का यात्रा कर रहा है। P पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर का औसत चाल से चलाता है। Q अगले 2 घंटा में दौरान 50 किलोमीटर का औसत चाल से कार चलाता है। R अगले 3 घंटा के दौरान 60 किलोमीटर के औसत चाल से चलाता है। यदि वो अपना गंतव्य स्थान पर ठीक 6 घंटा बाद पहुंचते हैं तो उनका लगभग मध्य चाल ज्ञात करें। यानी आपसे यहाँ पर औसत गति ही पूछना चाह रहा है। औसत गति आप जानते हो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता 3 लोग हैं अलग अलग तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। पी जो है वो पहला घंटा के दौरान 40 किलोमीटर का स्पीड चलाया था, यानी 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस चला होगा। फिर क्या बोला क्यू के बारे की? क्यू अगले 2 घंटा चलाता है जिसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 गुना 2 यानी ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस गाड़ी चलाया होगा। प्लस आर के बारे बोला है कि वो 3 घंटा गाड़ी चलाता है जिसका औसत गति है 60 का। यानी ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 180 का डिस्टेंस कवर किया होगा। ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस और समय टोटल लगा था आपका कितना? 6 घंटा लगा था। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 280 और 320 यानी 320/6। 320/6 अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये आ जाएगा मेरा 160/3। अब 160/3 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? 150 तो आराम से कट जाता है, यानी 53। यानी मैं कह सकता हूँ 159, ठीक है, 159/3 और प्लस 1/3। तो इतना को सॉल्व करोगे तो 53 तो आएगा ही आएगा। 1/3 का क्या होता है? 0.33, यानी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ क्या होगा। यानी इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन इट्स 1/3। तो 3/4 मतलब समझ रहे हो
3/4, यानी मैं कह सकता हूँ ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। रेशियो समझना, उसी के 1/3 से 50 अधिक है, तो ये 1/3। मैं मान रहा हूं कि ये नंबर 4 था तो इसका 3/4, वो नंबर अगर 3/4 उसी के 1/3 से 50 अधिक है, तो ये भी देखो ये ओरिजिनल नंबर हो गया यानी 1/3। तो पहले मैं दोनों को बराबर कर लेता हूँ, ये 4 का गुना, ये 3 का गुना, तो ये क्या आ गया 9, ये यहाँ पर क्या आ गया 4। तो ये अब नंबर वो संख्या बन चुका है अब आपका आसानी से। तो इसी का तो डिफरेंस दे रखा है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10। आपसे वो संख्या पूछा था, यानी 12 यूनिट का वैल्यू, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या है 120। आप जैसा चाहो बनाओ, ठीक है, एक्स मान के भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, यहाँ पर क्या बोला, टोनी टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। वो कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% के हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवरेज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो बस 6,65,000 में अगर 2 कार खरीद रहा है, सबसे पहले तो क्या बोला है कि वो कार ए और कार ए को 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% का लाभ पर बेच रहा मतलब समझ रहे हो, 5 का सामान कितने में बेचा है, 6 में बेचा है। दूसरे वाले कार को 25% का हानि में बेच रहा है, यानी 1/4 का हानि भी बेच रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4 का सामान 3 ने बेचा होगा। बोलो क्लियर है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि भाई दोनों, ये क्या था मेरा सीपी था, ध्यान देना, ये मेरा सेलिंग प्राइस था। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो बराबर है तो हमको चेंज बराबर कर लेते हैं, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 3 2 6 और 4 2 8। अब देखो ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो चुका है, यानी मैं कह सकता हूँ जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 5 और 8 के अनुपात में रहा होगा। तो 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो दोनों कार का आप मूल्य नहीं बता दोगे, यानी 5 और 8 यूनिट, यानी 5 इसी रेशियो में कार का मूल्य होगा। तो 5 और 8 कितना, 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 6,65,000 के बराबर है। 6,50,000 का मतलब बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पहला कार का मूल्य पता चल गया 2.5 लाख का होगा कार, और दूसरा का आप बता सकते हो कितना हो जाएगा 4 लाख का। यानी मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये वाला है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तक को 1,800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो जैसा चाहो वैसा बनाओ। यदि कोई आदमी अगर 20 पुस्तक को 1,800 रुपये में बेच रहा है, तो ये मेरे को सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, ठीक है। आपको तो पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मेरा होता कब है, जब सेलिंग प्राइस में से जब आप सीपी घटाते हो तभी तो मेरा कोई भी प्रॉफिट होता है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर वही बोलना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी 20 पुस्तक को बेचा है, अगर मैं मान लेता हूँ कि पुस्तक का मूल्य अगर x है, ठीक है, पुस्तक का मूल्य अगर x है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 20 × x हो जाएगा। आपको तो पता है कि 1,800 में बेचा गया है यानी प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1,800 - 20 × x हो जाएगा। ये प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी 5x के बराबर होगा। सॉल्व कर लो, यही तो सॉल्व करना था। तो क्या हो जाएगा 25x = 18 × 100, 25 से काटोगे 4 72, यानी यही मेरा क्रय मूल्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ए से बी के तक जाता है और बी फिर अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसका औसत गति बताओ क्या होगा। तो बताओ, यानी गया था वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, जब मगर लौटा है वो 40% अधिक से लौटा है, ठीक है, यही ना बोला है। हाँ ठीक है, यानी अगर वो गया था 50 का स्पीड से तो इसका 40% अधिक, यानी कितना हो जाएगा 40% अधिक, 70 का स्पीड से यानी लौटा होगा। तो आपको पता है जब भी 2 डिफरेंट स्पीड दे दी जाए तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × S1 × S2 और S1 + S2, यही होता है मेरा औसत गति का फॉर्मूला। तो पहला स्पीड मान लो 50 से गया और आया है 70 का स्पीड से, तो यही सॉल्व करना था आपको। तो 2 × 50 × 70 / 120 सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर दो, 2 से काटेंगे 6 बार में, एक और कटा तो काट दो। तो 25 × 175, 175 / 3 सॉल्व करोगे तो कट रहा है तो काट दो, 7 5 12 और 1 13, यानी बच गया आपका कितना बार में कट जाएगा, 50 53 62, ठीक है। इसको आप
तो 5 3 15, 2 और 5 8 3 24, यानी आंसर क्या हो जाएगा 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने वास्तुक्रम के 28 गुना के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या बताओ क्या होगा। किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने, यानी कोई धनात्मक, यानी मैं कोई नंबर मान लूँ x, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर, यानी 3 घटा दिए जब इस संख्या में से, तो वह अपने वास्तुक्रम के 28 गुना हो जाता है, यानी इसका वास्तुक्रम क्या हो जाएगा 1/x का 28 गुना। यही क्वेश्चन में बोला है आपको, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। और कुछ है क्या? तो कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x, और ये हो जाएगा आपका 28। तो ये x², ये 3x यहाँ आ गया और ये इधर आ जाएगा, तो ये 28 और इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 ठो आएगा। अब देखो 28 है, तो 28 को कैसे लिख सकते हो 7 गुना 4, चूँकि आपको पता है x का 2 वैल्यू, एक पॉजिटिव में रहेगा एक नेगेटिव में रहेगा, जो कि -7 है और यहाँ पर आपका +4, तो -7 वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये वाला नेगेटिव। तो आपको पता है कि ये वाला नंबर नहीं होगा, यानी पॉजिटिव इसका आंसर होगा। x का वैल्यू 7, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो इन द फॉलोइंग। आपको ग्रेटेस्ट रेशियो बताना था, जैसे कि 13/21, तो 13/21 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 0.66 समथिंग होगा, 0.6 होगा करीब करीब। उसी तरीके से 19/27 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, करीब करीब 0.7 निकल के आ जाएगा। 15/28, तो 15/28 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये तो कम ही होगा, ठीक है, तो 0.5 के नियर अबाउट होगा। और ये 5/18 है, तो 5/18 को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो उससे भी कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसका फ्रैक्शन वैल्यू था, सबसे ज़्यादा रेशियो 19/27 का मिला, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ से DI का क्वेश्चन है, तो टोटल अब तक हम लोग 33 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 4 क्वेश्चन आपके DI के हैं, तो वो टोटल हो जाएंगे आपके 37 क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग इंग्लिश वाले देख लो, ये ठीक है DI। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। ये आपका पहले DI समझ लो क्या है। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। दिए गए पाई चार्ट विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर अमित के फॉलोअरों को निरूपित करता है। जैसे कि देखो कोई अमित है जिसका फॉलोअरों को दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ सोशल मीडिया में कितने कितने फॉलोअर हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोअर है, तो फेसबुक पर अमित के फॉलोअरों की संख्या कितनी होगी बताओ। देख रहे हो इतना फॉलोअर है 40 करोड़, तो अमित का फॉलोअर फेसबुक पे पूछा है, तो अगर टोटल 40 करोड़ फॉलोअर है तो अमित का फॉलोअर कितना होगा फेसबुक पे, तो फेसबुक पे कितना दिख रहा है आपको 32% दिख रहा है, तो 32% निकाल दो इसका, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 2 12, यानी 12.8 करोड़ फॉलोअर होगा फेसबुक पे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअरों ने उसे अनफॉलो कर दिया, तो उसके ट्विटर फॉलोअरों की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट के फॉलोअरों की संख्या का अंतर क्या होगा बताओ। अब देखो भगवान ना करे ऐसे कभी किसी के साथ होना भी चाहिए। क्या बोला यहाँ पर, अमित का 10% ट्विटर फॉलोअर ने अनफॉलो कर दिया, तो पहले ट्विटर फॉलोअर है कितने थे, 51% थे। बात समझ रहे हैं, 51% थे, 51% का 10% कितना हो जाएगा, 5.1% हो जाएगा। ट्विटर पर 51% थे और सभी अन्य की अगर बात करेंगे तो कितने थे, 49% थे। ये तो क्लियर है सभी को ना। तो ट्विटर के अगर फॉलोअर 10% अगर अनफॉलो कर देंगे, फिर भी उसके पास कितना बचेगा देख लो, तो 5 घटाएंगे तो 46 और ये 45.9 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं अभी भी उसके पास 45.9% लोग ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखो अंतर कितना हो गया, अनफॉलो करने के बाद अब डिफरेंस कितना का दिख रहा है, तो 3 और 3.1% का डिफरेंस दिख रहा है, यानी इतना का ही ना डिफरेंस दिख रहा है। क्वेश्चन में यही तो बोला था, यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर ने उसे अनफॉलो कर दिया, तो उसके ट्विटर फॉलोअरों की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों के फॉलोअर की संख्या का अंतर क्या होगा। तो परसेंट में कितना का अंतर है, 3.1% का अंतर है। और यहाँ पर इस डेटा में आपको कितना कितना है टोटल ये नहीं दिया हुआ था, मगर इससे पहले वाला में दे रखा था कि 40 करोड़ इसका टोटल फॉलोअर है, तो बस इसी का तो निकालोगे ना 3.1%। तो इसको सॉल्व करोगे तो कट गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, तो 4 एकम 4
और 4 3 12, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर 1.24 करोड़ का डिफरेंस होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फिर से DI है, ये दूसरा वाला DI है, एक बार आप लोग देख लो, समझ लो। यहाँ पास भी जैसे देख रहा है, स्टडी द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका को दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि देखो, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये नंबर्स ऑफ वोट है, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी डी, पार्टी एफ, पार्टी बी, पार्टी सी और अदर पार्टी है, और ये नोटा है। टोटल वोट कितने पड़े ये भी दे रखा है। ये समझ आ गया सभी को डेटा बढ़िया से? चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं डायरेक्ट अब क्योंकि जब तक आप DI नहीं समझोगे तब तक फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बोला, यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और पार्टी सी के बीच बराबर बराबर वोट बांट दिया गया होता तो कौन सा पार्टी चुनाव जीती होती तथा जीत का अंतर बताओ क्या होता। क्लियर है सभी को? तो क्या बोला है, यदि नोटा और अन्य, तो नोटा में कितने वोट है? 17 वोट है, और अन्य, अन्य मतलब अदर, अदर में टोटल कितने वोट डाले गए? 21 डाले गए। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 28 और 10 38, यानी 38 वोट को दो लोगों के बीच में बांट दिया गया। किसे किसके बीच में? बी और सी के बीच में बांट दिया गया है। तो 38 का आधा कितना होगा? 19 होगा, 19 19, यानी पार्टी बी में पहले 37 वोट थे और 19 वोट और जोड़ दो तो कितने हो गए? 56 वोट हो गए। क्लियर? पार्टी सी के पास पहले 29 वोट थे और 19 वोट और मिल गए, अब कितने हो गए? 38 और 10 48 वोट हो गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो कौन से पार्टी चुनाव जीती होती और जीत का अंतर कितना होता। अब मेरे को बताओ कौन सा पार्टी जीता है यहाँ पास? तो आपको दिख रहा है पार्टी डी के पास 54 वोट था, मगर पार्टी बी के पास 56 वोट आ चुके हैं। यानी कौन जीता है? पार्टी बी जीता है। और कितने वोट से जीता है? तो क्योंकि उससे इसका कॉम्पिटिटर कौन होगा? यही होगा ना, पार्टी डी, क्योंकि उससे पीछे कौन है? ये है। तो 2 वोट से जीता है वो। यानी मैं कह सकता हूं विनिंग पार्टी है पार्टी बी, और 2 मार्जिन कितना रहा? 2 वोट से, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ये आपको बताना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलो अब इसको भी ट्राई कर लो। निम्नलिखित में कौन सा 2 समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होगा बताओ। तो बता दो। तो कौन सा 2 पार्टी को मिलाकर जीतने वाले पार्टी के बराबर नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो जीतने वाला पार्टी तो आपको पता है भाई, 54 वोट लाके जीता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है पार्टी एफ एंड अदर। अदर बोले तो अन्य, ठीक है, अन्य, अन्य मतलब अदर यहां पर दे रखा है। तो पार्टी एफ की अगर बात करेंगे, पार्टी एफ को 39 वोट मिला है और अदर को मिला है 21। तो कितना हो जा रहा है आपका? 39 और 21 कितना हो गया? 40, और ये 60 हो गया। अच्छा ठीक है, यानी ये तो 60 हो गया ना, यानी ये तो सक्षम हो गया। आपको नहीं सक्षम वाला बताना है ना, यानी ये तो सक्षम हो गया क्योंकि 54 से जीत जा रहा। पार्टी सी एंड अदर, तो पार्टी सी को अगर हम देखेंगे तो ये 29 है और अदर कितना है आपका? 21 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, ये देखो 50 हो गया, और ये था 54, यानी ये सक्षम नहीं है। पार्टी सी एंड अदर ये सक्षम है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो बोला था निम्नलिखित में कौन 2 समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होंगे। तो पार्टी सी एंड अदर वो मिलकर भी आपका सक्षम नहीं होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो बस इसी के साथ ये भी मेरा सॉल्व होता है। तो यहाँ पास ये मैंने टोटल आपको 37 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, जो आपके NTPC एग्जाम में पूछे गए थे, वो अलग शिफ्ट के पूछे गए थे। तो ये वो आपका क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्योंकि मैंने आप लोग जितना भी मुझे पेपर भेजे हो ना, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मैं सभी लोगों के क्वेश्चन पेपर देख चुका हूँ। ठीक है, सब कुछ देख चुका हूँ कि कहाँ पर कितने लोग कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हैं, मुझे सब पता चल चुका फिलहाल। ठीक है, बाद बाकी मुझे इस बात का भी दुख है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन छोड़ते हैं जो उसको छोड़ना चाहिए था ही नहीं। तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपने चीज़ों को नहीं देखा या फिर समझा नहीं, आप किस वजह से छोड़े वो आपका मैटर है। बाद बाकी मैं अभी भी बोलूँगा, जिनके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, आप किसी का भी एग्जाम दो, CBT 2 का दो या ग्रुप डी का भी दो, यार बहुत बुरा लगता है जब जो चीज़ आपको आते हुए भी आप छोड़ देते हो, और साथ ही साथ बुरा सामने वाला को भी लगता है कि वो चीज़ आपने कभी पढ़ाया था और आप उसको फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें लगता है कि मुझे कि मैंने क्या कमी मुझ में रही जो मैं आपको समझा नहीं पाया। हो सकता है कि आप लेट में आप ज्वाइन किए हो या फिर आप वो चीज़ को नहीं देख पाए हो। इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर अगर आप फॉलो करोगे चीज़ों को, हर कुछ समझोगे, तो आप हर कुछ बनाओगे। ठीक है, बाद बाकी ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, किन्हीं के शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग मुझे फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कमेंट तो नहीं करोगे ना कि इसका भी इंग्लिश मुझे दिखाओ,
बात समझ रहे हो? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हल्का से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो उनको कुछ कुछ क्वेश्चन में तो सॉल्व है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने रीजनिंग का डाला था, इंग्लिश क्वेश्चन में बाद में आपको दिखता, बट पहले ही वो कमेंट कर देते कि इंग्लिश में कीजिए। तो वैसे कैसे चलेगा? आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और ये सब क्वेश्चन में अगर मैं इंग्लिश दिखाने लगा तो फिर इसका मतलब यही हो रहा है कि आप कुछ भी मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। अब इसमें तो आपको क्या समझने का चीज़ ही है। क्लियर है? फिलहाल आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिलहाल ये सब चीज़ को समझो यार, मेहनत करो। जितना प्रीवियस पेपर आपके पास है, काफ़ी आपके पास कंटेंट मिल चुका है, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? फिलहाल मैं अपने तरफ से पूरा जी जान लगा के रखा हूँ, आप लोग भी अपने तरफ से पूरा मेहनत करो, सपोर्ट करो। चीज़ों में आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से ला सकता हूँ, बट वही चीज़ है, सपोर्ट आप लोगों का बहुत कम दिखता है, जिस कारण से मैं कुछ भी करने के लिए पहले ही एक बार हिचकिचाता हूँ। बात समझ रहे हो? आप बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको केवल सिलेक्शन लेना है, जो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। आपको किसी भी चीज़ का हेल्प अगर आपको लगता है कि अगर मैं किसी भी आपका हेल्प में आपका अगर काम आऊँ, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी अगर मैसेज पर्सनली बात करना है, मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली दफ़ा आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप मेरा या फिर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन करो। आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देता है। कोई सॉल्यूशन नहीं देता है तब मैं फाइनल में सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है? तो चलिए फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।